नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मेंस की खूबसूरत क्लास में। आज हम आप सभी के साथ पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग बहुत सारी रिवीजन कर जाते हैं सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और हम लोग रिवीजन कर जाते हैं टेंसेस के एक खूबसूरत एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट अपने आप में वर्ब के साथ कितना खूबसूरत एग्रीमेंट बनाता है और इससे जुड़े कितने खूबसूरत सवाल हमसे पेपर पूछ सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस मेंस की खूबसूरत क्लास में। आज हम आप सभी के साथ पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग बहुत सारी रिवीजन कर जाते हैं सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और हम लोग रिवीजन कर जाते हैं टेंसेस के एक खूबसूरत एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट अपने आप में वर्ब के साथ कितना खूबसूरत एग्रीमेंट बनाता है और इससे जुड़े कितने खूबसूरत सवाल हमसे पेपर पूछ सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल हमारे सामने है स्क्रीन पर। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू एंड नीदर साइड वर विलिंग टू compromise ऑन द compensation अमाउंट टू बी गिवन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इन प्यारे प्यारे डिटर्मिनर्स की बात करते हैं, मैं अगर कहूँ नीदर के बारे में, मैं अगर कहूँ ईदर के बारे में, मैं अगर कहूँ ईच के बारे में, या फिर अगर कहूँ एवरी के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों इनके साथ जुड़ने वाला जो भी नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से इनके साथ जो भी हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो बात अपनी बिल्कुल सही जा रही है। यहाँ से हमने नीदर के साथ साइड देखा तो ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, और इसी वजह से इस वर्ब को हटाकर हम इसके लिए क्या यूज कर जाएंगे बच्चों, वॉज का यूज कर जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें कहता है, श्याम Sham, so good with weapons, failed to find the words to tell him that everything he had done so far, all the compromises he had made had been for love। अब देखो, इसकी सामान्य अगर हम हिंदी समझने की कोशिश करते हैं तो इस लिखे हुए वाक्य की सामान्य हिंदी समझ में आती है कि श्याम नाम का एक इंसान है जो वेपन्स के साथ बहुत अच्छा है, यानी कि वो वेपन्स बहुत अच्छा चला पाता है। आज उसके पास शब्द नहीं है क्या बताने के लिए, किसी और इंसान को बताने के लिए कि अब तक उसने जो भी किया, जो भी उसने वायदे किए हैं, वो सारे के सारे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसके प्यार में था। यहां से पता चल रहा है वो उसके प्यार में था। अरे हाँ, है ना। जो भी कॉम्प्रोमाइजेस उसने किए थे, ऑब्जर्व कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। यहां से अगर हम समझने की कोशिश करें, ही हैड डन सो फार, सो फार का मतलब हमें समझ में आता है ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में हमें लेकर जाना चाहता है। अब अगर दोस्तों हम इस शाम को देखने की कोशिश करें तो ये सेंटेंस का अपने आप में एक प्यारा खूबसूरत सब्जेक्ट है। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इस लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद ये इस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट है। तो हम अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात कहें तो फेल का तो यूज करेंगे ही नहीं, तो फेल को हटाकर हम लोगों को, क्योंकि ये प्रेजेंट से इस बात को जोड़ना चाह रहा है, इसीलिए हम इसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनेट अग्रीमेंट। ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारे सामने यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम यूज करते प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट वर्ब। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, दे ऑल एक्सेप्ट शीरीन। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये है हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर इस एक्सेप्ट की हम बात करते हैं तो आप इसे जानते हैं प्रेपोजिशन, और शीरीन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया भैया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दे ऑल एक्सेप्ट शीरीन वर। ठीक है ना। तो यहाँ इस लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार वर का अग्रीमेंट बिल्कुल सही है। वेरी सेड ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन टू द टीचर। आगे लिखा है हमारे सामने रिटायरिंग, कोई इशू नहीं है। यहाँ रिटायरिंग इसके लिए एडजेक्टिव हुआ। गिवन टू ये अपने आप में एक फ्रेज है जो क्वालिफाई कर रहा है टीचर के लिए और भाई फेयरवेल के लिए। ठीक है ना। आगे हम देखने का काम करते हैं। एंड हर इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब हमें समझ में आता है स्टोइसिज्म। अगर हम इसे कहते हैं स्टोइसिज्म, तो स्टोइसिज्म का मतलब हमें समझ में आता है जिसको खुशी की बात बताओ उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे गम की बात बताओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ना तो उसे किसी खुशी की बात से प्रभाव पड़ता है और ना ही उस इंसान को किसी गम की बात से प्रभाव पड़ता है। उसे हम कहते हैं स्टोइसिज्म इंडिफरेंस। अब आप एक बात को खूबसूरती से समझेंगे बेटा, ये हर जो यूज हुआ है ये तो शीरीन के लिए यूज हुआ है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर इंडिफरेंस अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से सिंगुलर हुआ, इसीलिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। वेरी सिंपल।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों। सवाल हमें कहता है आई एम थोरोली कन्विंस्ड दैट आई के कोडिंग सही अग्रीमेंट चल रहा है, ये इसके कोडिंग वर्ब यूज हुई है। दैट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये कंजंक्शन है। द बैडनेस एंड वल्गैरिटी, आप सभी प्यारे दोस्तों ने ये नियम जरूर ध्यान से पढ़ा है कि डेटर्मिनर द का एक बहुत प्यारा रूल होता है ना जी। और इससे बनते हैं हमारे दो तरह के सवाल। डेटर्मिनर होने का मतलब ये मीनिंग ऑफ द नाउन को फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमें इतना ही आइडिया रखना है दिमाग में, यहाँ पर हमें इतना ही आइडिया दिमाग में रखना है, सिंगल डेटर्मिनर की वजह से ये जो भी है वो एक ही है। अब बाबू इस एक का मतलब ये मत सोचिएगा ये सिंगुलर ही है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर भी प्लूरल हो सकता है, यहाँ भी प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये दोनों बातें कहीं एक को जा रही हैं। जब हमने इसको अलग डिटरमिन किया, इसको अलग डिटरमिन किया, तो ये एक अलग हुआ, ये एक अलग हुआ, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट हमें क्या समझाता है बेटा, बैडनेस एक अनकाउंटेबल नाउन है डिटरमिनर द के साथ, वल्गैरिटी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है द के साथ। तो दोनों के लिए अगर सिंगल डिटरमिनर यहां रखा है तो ये एक ही के लिए कह रहे हैं। आगे हमने देखा ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये मॉडर्न पॉपुलर आर्ट जो हमारे सामने है ये हो गया इस लिखी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो बाबू बैडनेस और वल्गैरिटी के हिसाब से सिंगुलर होना चाहिए, इज अपनी जगह सही है। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कॉजेज, यानी कि इस लिखे हुए वाक्य में कोई भी एरर नहीं है, इस लिखे हुए वाक्य में कोई भी एरर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने कहता है ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैव अटेंडेड द एनुअल कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस। सवाल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ ऑल डिटरमिनर है, ठीक है जी। ऑल अपने आप में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। द हमारे सामने रिप्रेजेंटेटिव्स, कुल मिलाकर ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्रॉम हो गई हमारे सामने प्रेपोजिशन, और ये हो गया भाई हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। इंक्लूडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूडिंग भी अपने आप में कुछ और नहीं, प्रेपोजिशन ही है बच्चों, ठीक है ना। अब इस प्रेपोजिशन के बाद मार्केटिंग, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब के सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस हो गए। तो भैया वहां पर जो सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा है इसके अनुसार ये हैव अपनी जगह सही काम कर रहा है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो फिर तो कोई भी लिखे हुए वाक्य में प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट हो गया बच्चों। तो यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, नो एरर में नो एरर ढूंढना, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसी बात को हम वेरीफाई कैसे करें, दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ चैलेंज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या लिखा है, आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर लैटिट्यूड्स। अब एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में बात यहाँ कही गई है, तो ये आर अपनी जगह सही है, ये लंबी होती हैं, नैरो बैंड्स होती हैं ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट। अब दैट किसके लिए यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है हमारे सामने नैरो बैंड्स के लिए। ये तो प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। देखिए मेरे बच्चों, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं और हमारे सामने अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है तो हम इसके साथ यूज करते हैं वी1, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म। और अगर हमारे सामने देखने को मिलता है कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से हम इनके साथ यूज करने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इज माय पॉइंट क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सटीक क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव कांग्रेस डिसिडेंट्स। डिसिडेंट्स का मतलब होता है जो फेवर नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन। सर ये भी अपने आप में प्लूरल है, एंड के साथ जोड़ा जा रहा है, ये भी अपने आप में प्लूरल है, वो अलग बात है। ऑफ द ओपोजिशन ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सर जब प्लूरल के साथ हम प्लूरल जोड़ने की कोशिश करेंगे तो भैया इस हैज को हटाकर हमें क्या लिखना होगा, हैव, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन को बिल्कुल एक एक शब्द से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यादा नहीं परेशान होना, हर एक शब्द को धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे जाना। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी रहती है कि सर हम कौन से टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करें या कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
इंग्लिश में ऐसी कोई हमारे पास टेली मार्क्स नहीं है। इंग्लिश में ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अगर हम बात करें सीपीओ जैसे एग्जाम की, तो वहाँ टेंसेस को लेकर थोड़ा ज़्यादा रुझान होता है एग्जामिनेशन का। मेंस के अगर हम सीजीएल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम जिस सीक्वेंस को लेकर चल रहे हैं वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि एसएससी की कोई गाइडलाइंस है कि यही सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। हमारी ये ऑब्जर्वेशन है, हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, तो ऑब्जर्वेशन कहती है कि टेंसेस और कंडीशंस का जो हमने सबसे पहला लेक्चर आपको दिया, ठीक है दोस्तों, टेंसेस और कंडीशन के ठीक बाद वॉइसेस के एरर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को फंसाने के लिए दिए जाते हैं। फिर नरेशंस के क्वेश्चंस आप लोगों को फंसाने के लिए दिए जाते हैं, और आप जानते हैं वॉइसेस नरेशंस के तो सीधे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर आती है सारे के सारे ग्रामर का निचोड़, वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसलिए हम यहाँ आपकी मेहनत करा रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट लिखा यूट्यूब पर कि सर 2-3 नंबर की ग्रामर आती है, उसके लिए आप कितनी लंबी क्लासेस का क्या फ़ायदा। मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ बेटा, एक छोटी सी, आपका 2 मिनट वेस्ट करूंगा बेटा। आपके 45 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों से अटेम्प्टेड नहीं रहा, यानी कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आप अपने 135 नंबर में से सीधे सीधे 3 माइनस करके जाएंगे 132। और ज़रा अच्छे रैंकर का, अगर आपको लिस्ट में टॉप 10 में आना है, तो आपको ये एटीट्यूड सुधारना होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक एक क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों का सिलेक्शन है। मैं आपको फिर से एक चीज़ समझाता हूँ। अब की बार जो रिजल्ट आया था मेंस का, ज़रा उसकी पीडीएफ को उठाकर देखना। जब पीडीएफ में आप मार्क्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखना मेरे बेटे कि अगर मान लीजिए किसी के कितने मार्क्स हैं और इसका 1-1, देखना ज़रा वो मेरिट में कितना नीचे आकर गिरता है। 1 मार्क्स। सर अभी मेरे पास पिछले ही वीक एक रिजल्ट आया था, किसी बच्चे ने कहा, बोला सर एनडीए का रिजल्ट पिछले से पिछले वीक की बात है, बोला सर 0.83 मार्क्स से मैं रह गया। क्या आप समझ रहे हैं दर्द उस बच्चे का? 0.83, 1 नंबर से भी कम रह गया। तो 0.83 मार्क्स से कम रह गया, और आप इस मतलब इस गलत फहमी में है कि यार इतना नहीं आता, क्या जरूरत है मेहनत करने की। ठीक है, तो आपको ये चीज संभालनी होगी। अब इसी बात का एक दूसरा वर्जन आपको समझाता हूं, बहुत प्यार से समझना बेटा। अगर आप अपने पेपर में मान लीजिए सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस को हल्के में लेकर चल रहे हैं, तो मेरे बेटा यहाँ पर भी एक जो क्वेश्चन है ना, वो 3 मार्क्स के लिए ही आपसे पूछा जाएगा। आप ये जो सारी मेहनत कर रहे हो, यहाँ पर भी जो एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए ही आपसे पूछा जाएगा। तो आप इतनी बात अपने दिमाग में बैठा कर चलो, 45 क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए परिवार में सारे बच्चे बराबर होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके लिए सीजीएल का 45 क्वेश्चंस का ये सेट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल एक समान है। आप अगर किसी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के, अगर आप किसी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, तो बाबू उसका क्वेश्चन अगर आप हल्के में ले जाते हैं, अरे छोड़ यार होगा ठीक, नहीं नहीं भाई साहब, उसके लिए भी आपके वही मार्क्स हैं जो आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामर है, वोकैब है और कॉम्प्रीहेंशन, इनको इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। रही बात आप लोगों के लिए कॉम्प्रीहेंशन की, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं आप लोगों के लिए एक धमाल करने वाला हूं, जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कॉम्प्रीहेंशन से, और कॉम्प्रीहेंशन अब की बार जो हम करने वाले हैं, दैट विल बी अ माइलस्टोन। बस आप अपनी हर दिन की क्लास को देखते चलिए, जो भी क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, अपने नोट्स उठाकर सिर्फ वही देखिए। ठीक है ना, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरे नोट्स ना आपसे पढ़े जा सकते, और ना ही पूरे नोट्स पढ़ने की सजेशन मैं आपको दूंगा, क्योंकि पूरे नोट्स की रिवीजन लगाना ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, शुरुआत में कुछ पेजेस बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, बाद में फिर वो हो जाता है हमारे लिए ड्राई फ्रूट, ज़बरदस्ती खाओ ज़बरदस्ती खाओ। हालांकि वो हेल्दी हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं खाए जाते, आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो बाबू हर एक क्वेश्चन को इक्वल ट्रीटमेंट देकर ही हमें चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह की गलतफहमी, इस तरह की फर्जी बातों से हमें दूर रखना है अपने आप को, कि पेपर में इतना कर लो इससे काम चल जाता है। नहीं यार, काम नहीं चलाना, हमें अपने फुल मार्क्स के लिए लड़ना है। ठीक है ना, हमें टॉप 10 रैंक में आना है, हमें गोपाल वर्मा सर के साथ बैठकर चाय पीनी है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉमिस कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी इस बात को लेकर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरे को जो भी इंप्रूवमेंट लगेगा मैं डेफिनेटली अगली क्लासेस में आपके लिए लाऊंगा।
आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें कहता है, आइए दोस्तों, सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट। देखिए मेरे बच्चों, ये है हमारे सामने एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसी के लिए हम लोगों ने V1 का यूज किया। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम एंड नीड्स। तो किस चीज को हमें एग्जामिन करना होगा? आप कहेंगे सर, हम लोगों को इन इश्यूज को एग्जामिन करना होगा ताकि हम इनको हटा सकें। सिस्टम को हमें एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, इन इश्यूज को हमें, क्योंकि यही इस लिखे हुए नीड्स का सब्जेक्ट है। तो जब इस नीड्स का सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? आप कहेंगे सर नीड होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल हमें क्या कहता है? आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमें ये सवाल? शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स डज नॉट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये आप लोगों को। शुगर स्वीटेंड यानी कि जिसमें चीनी से मीठा किया गया है, वो ड्रिंक्स की बात कही है। अब ड्रिंक्स अपने आप में क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम डू नॉट लगाकर आगे की बात को जोड़ते हैं। तो बाकी के प्रॉब्लम कोई और नहीं है। आप इन्हीं ड्रिंक्स के लिए आप ये देख रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आगे हमारे सामने यूज हुई है। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, सीरियस का क्वेश्चन है ये। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In spite of the best government efforts, in spite of the best government efforts, emission of greenhouse gases and noxious chemicals remain a cause of worry. नाइस क्वेश्चन। अब अगर हम इन स्पाइट ऑफ की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं गुरुदेव, ये तो प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद द बेस्ट गवर्नमेंट एफर्ट्स, ये सारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया भाई। ओसी का मतलब हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या चीज लिखी है। अब यानी कि ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं बचा हमारे लिखे हुए सेंटेंस का। अगर हम सब्जेक्ट ढूंढे तो यही कहेंगे आप। ठीक है, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक पहुंच गए बेटा। अब एमिशन हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। प्रेपोजिशन के बाद ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ये भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाबू एमिशन की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चाहता है? रिमेन नहीं, रिमेन्स चाहता है। ठीक है ना जी। अब एक बात और आप याद रखिएगा, टेंसेस में भी आपको बताई थी, अगर हम किसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर हम किसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि एक ऐसी बात जो कि पास्ट में भी लगभग ऐसी ही थी, जो कि प्रेजेंट में भी ऐसी ही रहेगी, और जिस तरह के हालात हैं फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी, वो टाइमलेस बन जाती है। और टाइमलेस स्टेटमेंट को हम बताने का काम करते हैं कौन से टेंस में छुटकू भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहां पर हमें रिमेन को हटाकर रिमेन्स लिखना होगा ताकि ये अपनी जगह वैलिड हो सके। मीनिंग भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेस्ट गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, फिर भी एमिशन मीन्स जो प्रदूषण है, जो रिलीज है क्या ग्रीन हाउस गैसेस का और नोक्शियस केमिकल्स का है, वो आज भी एक कॉज ऑफ वर्री है। पास्ट में भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिलते हैं तो ये परेशानियां तो आती रहती हैं भाई। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर प्यार करते हैं। द फर्नीचर कंप्राइजिंग ऑफ लग्जूरियस सोफास, एलिगेंट टेबल्स एंड कंफर्टेबल चेयर्स, आगे लिखा आर बीइंग शोकेस्ड एट द अपस्केल इंटीरियर डिजाइन एग्जीबिशन। हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो ये है हमारा लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सर जी फिर ये क्या है? कंप्राइजिंग ऑफ, ये जो भी कहानी आगे लिखी हुई है ये सारा का सारा एट्रीब्यूट है, इंफॉर्मेशन है किसकी? इस लिखे हुए फर्नीचर की। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का यही हुआ। फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए आर को हटाकर हम यहां पर क्या कहेंगे? इज बीइंग शोकेस्ड एट द अपस्केल। करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी जगह बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर हम काम कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज वर हाई इन हिज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। द प्रिंसिपल ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इंडिकेटेड इसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्रीमेंट कर रही है। जैसे ही दैट पर हम पहुंचे तो दैट एक कंजंक्शन है। अब हमारे सामने लिखे हुए अगले वाक्य की सब्जेक्ट पर हम आते हैं क्या? द इशू। तो द इशू के बाद ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया बाबू? आप कहेंगे सर ये भी प्रेपोजिशन का क्या हो गया? बोलते जाएंगे
ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये सोचिएगा कि मैं आपके साथ हूं, आपके साथ बैठकर ही इन चीजों को पढ़ रहा हूं, तो आप साथ साथ उसको बोलने की कोशिश कीजिएगा। इनके बाद ये जो लिखा है ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो द इशू सिंगुलर होने की वजह से आप यहां पर क्या कर देंगे, वॉज हाई इन हिज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अब देखिए ये सवाल का लॉजिक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। आप कहेंगे यहाँ सेक्रेटरी के लिए अलग डिटर्मिनर है हमारे पास, एंड कंजंक्शन हुआ, प्रिंसिपल के लिए अलग डिटर्मिनर, तो एक मैं और एक तू है, प्लूरल हो गया। ये हो गया भाई हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो दोनों अलग होने की वजह से यहाँ आर अपनी जगह सही है। अटेंडिंग सर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे सामने बन गया। आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट, ठीक है जी। तो इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं, अपनी जगह ये नो एरर मार्क करके हमें आगे बढ़ने पर इजाजत देता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर काम करते हैं। His comments came after the research group said that its consumer confidence index were slumped to the lowest level, ठीक है ना जी। His comments came, ये सब्जेक्ट है, ये इसी सब्जेक्ट के अग्रीमेंट में आई है वर्ब आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड। ये हमारे सामने क्या है, सब्जेक्ट हो गया इस लिखी हुई वर्ब सेड का, ठीक है। दैट कंजंक्शन यानी कि यहां से एक नई कहानी शुरू हो गई, ठीक है ना जी। लिखा है इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो आप कहेंगे सर ये जो लिखा हमारे सामने ना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये हमारे सामने सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट की वजह से यहाँ सिंगुलर और सिंगुलर की वजह से वॉज स्लम्प्ड टू इट्स लोवेस्ट, यानी कि आर्थिक स्तर पूरी तरह से गिर गया है। एक अच्छा सवाल है ये, बड़ी मजेदार सवाल है, कंफ्यूजन अच्छी थी इसमें, सब्जेक्ट ढूंढने में उलझ पुलझ था सारा मामला। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आप लोगों को। क्या कहता है क्वेश्चन 15, मैनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं दैट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द 1960 हैव प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल क्राइसिस। मैनी पीपल सब्जेक्ट हुआ इस वर्ब का, ये हमारे सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट होगा बेटा किसका, बिलीव इस वर्ब का। दैट एक कंजंक्शन खूबसूरती से तैयार हुई, दैट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो आप कहेंगे सर द नेशनलाइजेशन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इन द 1960 ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो भाई अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यही हमारे सामने सब्जेक्ट है, जिसके अनुसार हैव को हटाकर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैव को हटाकर हम यहाँ क्या लिख देंगे, आप कहेंगे सर जी हैव को हटाकर क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैज हमें लिख देना चाहिए, ठीक है ना जी, हाँ है ना। आइए बच्चों क्वेश्चन 16 पर काम करते हैं। वन संडे व्हेन हिज सन्स रॉब एंड जॉन वाज होम दे ऑल गैदर्ड इन द लिविंग रूम। कोई बात नहीं सर, बात एक संडे की है जब क्या हुआ, हिज सन्स। अब अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, यही है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये है हमारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। रॉब एंड जॉन है दोनों बेटों का नाम, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपल वॉज को हटाकर हम लोगों को यहाँ वर लिखना होगा, और इन दोनों बच्चों के लिए ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, दे लिख दिया है, तो बाकी के सेंटेंस में और कोई परेशानी नहीं है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर हम काम करते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट बट स्टिल अ रियलिटी दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड। सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन फिर भी एक रियलिटी है, ठीक है ना। दैट क्या रियलिटी है, दैट पॉवर्टी, कंजंक्शन हमारे सामने शुरू होती है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। अब आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये दोनों चीजें एक दूसरे के अलग हैं, ये दोनों चीजें एक नहीं है। पॉवर्टी गरीबी अलग है, डेवलपमेंट अलग चीज है। तब जब दोनों चीजें अलग अलग हो गई हैं तो प्लूरल होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर चलेगा, ठीक है जी, करेक्ट हो गया। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ काम करते हैं। हिज इनिंग्स वर रिमेंबर्ड इन पॉलिटिकल सर्कल्स एज अ केस ऑफ फेलियर्स एज मिस्टर
किरुपनिधि, आगे क्या लिखा है, हिमसेल्फ हैड अलेज्ड नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम सेक्शंस ऑफ द पार्टी एंड इन 2011 ही ज्वाइंड द डीएमके। ये है, अच्छा, करुण कृपा निधि है, ओके सॉरी, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। सवाल की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, अगर हम थोड़ा सा नाउन के परिवार को याद करें तो न्यूज़ है, अगर हमारे सामने लिखा हुआ इनिंग्स है, अगर हमारे सामने लिखा हुआ सम्मन्स है, तो अगर आप ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं तो ये शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनको हम सिंगुलर वर्ब की तरह यूज इनके साथ मतलब अग्रीमेंट बनाकर चलते हैं। जबकि इसके अलट कर और अगर हम कहानी को लेंगे, मैंने कहा थैंक्स, मैंने कहा रिगार्ड्स, मैंने कहा कॉन्ग्रेट्स, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्स, तो भैया ये हमारे सामने कौन से शब्द हैं, ऐसे हमारे सामने शब्द हो गए। नाउन में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये सभी हमारे प्लूरल हुए, इसलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्यों, क्योंकि ये भैया नाउन में आपने बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ी है। तो हिज इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब होता है बारी, खेलने का मौका। तो वर नहीं, बस यहाँ पर इतना सा ख्वाब है दोस्तों, सिंपल आप लोगों को नाउन की लिस्ट को ध्यान रखना है। करेक्ट होगी बातचीत बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 हमें कहता है द न्यूज ऑफ कपूर्स डिमाइज, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ कपूर्स डिमाइज लिखा है, तो कपूर्स डिमाइज का मतलब जो भी मिस्टर कपूर हैं उनकी जो सडन डेथ है, डिमाइज का मतलब होता है किसी की अचानक आकस्मिक मृत्यु हो जाए। द न्यूज ऑफ कपूर्स डिमाइज कम अ डे आफ्टर बॉलीवुड सफर्ड अनदर सेटबैक विद वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान लूजिंग बैटल ऑफ लाइफ आफ्टर बैटलिंग अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर फॉर 2 years। सवाल को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, द न्यूज, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ के साथ लिखा है कपूर्स डिमाइज कम। पहली बात तो ये समझ आ रहा है कि इस लिखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये अग्रीमेंट सही नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है ना। अब यहां हमारे सामने दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, ठीक है ना। आगे हमारे सामने क्या लिखा, अ डे आफ्टर बॉलीवुड सफर्ड, यानी कि एक दिन के बाद हमारे सामने ये खबर आती है, अ डे आफ्टर क्या, बॉलीवुड सफर्ड अनदर सेटबैक, ठीक है ना। मतलब इसको सिचुएशन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये खबर हमारे पास आती है, कब आती है, अ डे आफ्टर, यानी कि एक दिन पहले क्या हुआ, बॉलीवुड सफर्ड अनदर सेटबैक विद वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान लूजिंग बैटल ऑफ लाइफ आफ्टर बैटलिंग अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर फॉर 2 years, ठीक है ना जी। 2 साल से उन्होंने क्या किया है भाई, आप जानते हैं, कैंसर से उन्होंने लड़ी है अपनी जिंदगी की जंग। करेक्ट है भाई। और भाई साहब इसके एक दिन बाद हमारे सामने ये खबर आती है, तो सर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं रख सकते, है ना जी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे तो दोनों पैरेलल एक्शन हो गए, इसी वजह से हम इसे लेकर आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कम्स अ डे आफ्टर, ठीक है जी। बाकी इस चीज़ को अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने टेंसेस के नोट्स को देखिएगा, टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को सिलेक्शन बैच में पढ़ाए बेटा, उनको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फाइन, आइए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 20 के बारे में। मीजल, मम्प्स एंड वूपिंग कफ आर स्प्रेडिंग अगेन बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड, ठीक है जी। अब हमारे सामने लिखे हुए सवाल को ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, मीजल, मम्प्स और यहाँ लिखा है वूपिंग कफ आर। पहली बात तो यहाँ पर बीमारियों के नाम है, ये हो गई एक बीमारी, ये दो और ये हो गई तीन, प्लूरल होने की वजह से आर स्प्रेडिंग अपनी जगह बिल्कुल सही है। और बच्चों आप लोग जानते हैं कि चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और भाई चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से आर अपनी जगह सही यूज हुआ है। और चिल्ड्रन खुद को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, इसलिए बेटा पैसिव वॉइस की कहानी आपको बताई थी, नॉन डूअर होने की वजह से ये सही जा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को गड़बड़ समझ आ ही गई है, मीजल नाम की कोई बीमारी नहीं होती, मीजल की जगह हमें लिखना होता है मीजल्स। बेटा इन बीमारियों के नाम थोड़ा याद रखिएगा, नाउन परिवार से लिए गए ये शब्द हैं, मीजल्स है, मम्स है, मैं अगर आपको कहूँ रिकेट्स है, ठीक है। चलो टीबी की फुल फॉर्म आप मुझे लिखकर दिखाएंगे, स्पेलिंग टेस्ट में भी आती है, ठीक है भाई, शैंगल्स। तो ये सारी ऐसी हमारी बीमारियां हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होती हैं, ऐसा हमें महसूस होता है, पर ये सारी जो बीमारियों के नाम हैं ये हमेशा रहते सिंगुलर ही हैं,
ठीक है, हमें महसूस प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि हम इनके अंत में मेरे बंदर क्या देखते हैं, एस या ई एस लिखा देखते हैं, और इसी वजह से हम लोगों को लगता है ये प्लूरल हैं। ठीक है, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। तो बस गड़बड़ कहाँ हो गई दोस्तों, गड़बड़ सिर्फ यहाँ हो गई है, मीजल नहीं, मीजल्स होना चाहिए था, तो इसको हम ठीक करेंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। मैनी अ स्टूडेंट वर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब देखो बच्चों, आप लोगों को ये मैं रिकॉल करवा देता हूँ, मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आए, अगर मैनी के साथ अ को हम जोड़ते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, बात अगर हम मच की कर देते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन की बात करें। ठीक है बच्चे, हाँ कि ना। तो अब यहाँ लिखा है मैनी अ के साथ लिखा स्टूडेंट, सिंगुलर बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को यस नो करने से पहले आगे आप देख लीजिएगा कि कहीं हमें प्रोनाउन दे यूज किया मिला, तो हम इसे स्टूडेंट्स करेंगे, ए को हटाएंगे। अगर हमारे सामने ही लिखा तो हम इस मैनी अ स्टूडेंट की वजह से वर की जगह वॉज करेंगे। ठीक है ना जी। तो बेटा यहाँ पर तो कोई ऐसा लिखा नहीं, तो मैनी अ स्टूडेंट की वजह से हम यहाँ पर वॉज ही कर देंगे। ठीक है जी। मैनी अ स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। करेक्ट हो गया बच्चों, ये भी बात अपनी जगह सही हो गई है। आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। द टॉप वन थर्ड ऑफ ऑल हाई स्कूल ग्रेजुएट्स आर एंटाइटल टू गेट एन एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टेट। ठीक है जी। अब अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो एक फ्रैक्शन लिखने का तरीका है। मैंने आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं, ठीक है, जरा इनको लिखने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, खेल सारा किस चीज का है, अगर हमारे सामने न्यूमरेटर 1 लिखा हुआ होता है, ठीक है ना जी, तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास एक से ज्यादा होगा ही होगा, तो ऐसे मामले में हम सब कुछ सिंगुलर ही रख देते हैं, न्यूमरेटर भी सिंगुलर और डिनोमिनेटर भी सिंगुलर। यानी कि इसको लिखने का तरीका हमें समझ में आ गया, क्या चीज, वन थर्ड सिंगुलर होने की वजह से डिनोमिनेटर सिंगुलर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने एक से ज्यादा अगर हो गया है मामला, तो हम इसके प्लूरल होने की वजह से इसको भी प्लूरल बना देंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक से ज्यादा होते ही सर डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर प्लूरल ही लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये पहले तो फ्रैक्शन लिखना आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। करेक्ट है ना। अब हमारे सामने लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं, द टॉप वन थर्ड, यानी कि वन थर्ड अपनी जगह सही है, यहां पर प्रेपोजिशन ऑफ की बात हमें कही है। ठीक है ना। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा, हाफ, क्वार्टर। ठीक है, हाफ 1/2 होता है, आप सभी लोग जानते हैं, हाफ का मतलब 1/2 है, क्वार्टर 1/4 है। कभी कभी इन्हीं की जगह हम फ्रैक्शनल प्रोनाउन का भी यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा सम, मैंने कहा मोस्ट, मैंने कहा रेस्ट, ऐसे और भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, किसके साथ, ऑफ के साथ। अब बेटा कहानी क्या कहती है, कहानी ये कहती है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इनकी एग्रीमेंट इसी के अनुसार होगी, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इनकी एग्रीमेंट इसी के अनुसार होगी, अगर हमारे सामने अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसी के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट लेकर चलेंगे, अगर हमारे सामने इनके साथ कोई कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन की सेंस डिसाइड करेगी कि आप इसको किस तरह की वर्ब लेकर देंगे। ठीक है भाई। अब वापस मेरे बच्चों क्वेश्चन पर आओ, अब वापस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बेसिक्स आप लोगों के इस क्वेश्चन में मैंने रिवाइज कर दिए हैं। तो मेरे बंदर यहाँ लिखा हमारे सामने, द टॉप वन थर्ड ऑफ ऑल हाई स्कूल ग्रेजुएट्स, यानी कि मेरे बच्चों हाई स्कूल ग्रेजुएट्स प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार तो आर सही जा रहा है। एंटाइटल टू गेट एन एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया स्टेट, तो इसमें तो कोई भी एरर नहीं है। ठीक है जी। अब ये वाली सारी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। मेरी तरफ से प्यार भरे 2 सवाल कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा इन चीजों के लिए, ठीक है।
3 सवाल आपके लिए दिए हैं, इनके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और अगर हो सके तो ज़रूर इनकी आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑन द दिल्ली मेट्रो रूट। अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक पहले क्लियर हम कर लेते हैं। देखिए, सामान्यतः ये चीज़ अच्छे से बच्चों को याद है कि आ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, और ठीक इसी तरीके से गुरुदेव हम लोग द नंबर के साथ ऑफ लगाकर भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और ऐसे याद कर दिया हम लोगों ने बहुत पहले से इसको कि भाई इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर थोड़ा सा कायदे से इसको समझा तो इसके फायदे बहुत मिलेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी रिदम हो गई। अगर कायदे से इसे समझा तो फायदे इसके बहुत होंगे। कैसे होंगे थोड़ा समझिएगा। रटा है वैसे तो भाई, लेकिन रटने से थोड़ा परे निकल जाना चाहिए कभी कभी। देखो मेरे बच्चों, जब हम इस आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, ये जनरल सेंस कन्वे करता है। यानी कि इसने किसकी सेंस जनरल कर दी? नंबर की। नंबर ने अपना मीनिंग कहाँ भेज दिया? इस लिखे हुए प्लूरल काउंटेबल नाउन की ओर। तो यही हमारे लिखे हुए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को अग्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्ब को अग्री कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी पहली बात। अरे हाँ है ना, उदाहरण अगर मैं सामने लिख दूं तो भैया बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने कहा a number of books are sold every day। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से आ ने नंबर का मीनिंग खत्म कर दिया, तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट हमारा कौन है? बुक्स। और सर आप समझ रहे हैं कि जो बेची जा सकती है वो संख्या नहीं है, बेची जा सकती किताबें हैं। और इसी की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से हमने प्लूरल आर यहां पर लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट है, हाँ कि ना? अब कॉन्सेप्ट दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट? जैसे ही हमने द आर्टिकल यानी कि द डिटरमिनर इस संख्या के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम बात किसकी कर रहे हैं? संख्या की बात कर रहे हैं। तो जब संख्या की बात कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से हमारे लिए सब्जेक्ट क्या हो गया? संख्या बताने वाला शब्द ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अरे बोलो हाँ। तो संख्या बताने वाला सब्जेक्ट हो गया तो इसका कोई अर्थ नहीं। इसी के अनुसार फिर हम लोगों ने क्या यूज की है? ये आने वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आओ बेटा जी, इसको भी थोड़ा सा खूबसूरती से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप सभी के सामने कहा द नंबर ऑफ बुक्स इज 210। तो ये सवाल को भी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम यहां पर आपके सामने क्या कहना चाहते हैं? सर 210 क्या है? किताब नहीं है। ना 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 ना, गलत जा रहे हैं। किताब नहीं है 210, किताब की संख्या है। जब किताब की ये संख्या है तो संख्या की वजह से हम लोगों ने इस द के साथ सब्जेक्ट किसको बनाया? इसको। इसी के अनुसार अग्रीमेंट इज, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नोशनल सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि हमारे लिखे हुए आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से हम क्या आइडिया, क्या नोशन जनरेट करना चाहते हैं। तो बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया, तो अब लिखे हुए क्वेश्चन पर आ जाओ। सर इंक्रीज क्या होगा? सोच के मुझे बताइए। इंक्रीज एक्सीडेंट्स होंगे या संख्या होगी? सोच के बताइए, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या इंक्रीज होगी? संख्या इंक्रीज होगी या फिर एक्सीडेंट्स इंक्रीज होंगे? आप कहोगे सर एक्सीडेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है जी, मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, और मान लीजिए ये एक इंसान को टकरा गई, ये एक एक्सीडेंट हो गया, है ना? ऐसा ही एक और एक और एक और एक और बढ़ क्या रहा? एक्सीडेंट थोड़ी बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। तो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है, तो यानी कि द नंबर ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसी की वजह से यहां पर हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। करेक्ट है, क्योंकि बात किसकी कही है? संख्या की कही गई है। करेक्ट है, अरे हाँ है ना? अब अगर यहां पर लिखा इंक्रीजिंग की जगह मान लीजिए सीरियस होता, लाइफ थ्रेटनिंग होता, तो सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग क्या होगा? संख्या नहीं होगी। तब हमें यहां एक्सीडेंट्स की बात करनी होती, तब यहां पर हम ए नंबर ऑफ कहते।
ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। अधिकतर इस चीज़ को रट लिया जाता है, तो रटने से बेटा चल तो जाता है काम, लेकिन कभी कभी पेपर वाला इस ए या दा को लेकर एरर दे देता है, वहाँ थियरीज फेल हो जाती हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा मेरे बच्चों सीरियस होकर समझना ही होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 24 पर बढ़ते हैं। नन बट आर डेडिकेटेड साइंटिस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस नन बट को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो नन बट का मतलब हमें समझ में आता है ओनली, यानी कि इसकी अगर हम हिंदी कहने की कोशिश करें तो केवल। तो नन बट अपने आप में क्या मीनिंग बनाता है? ओनली। ठीक है ना जी। आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ये भी निकलना कर आता है नो वन एक्सेप्ट। ठीक है जी, क्या कहा? नो वन एक्सेप्ट। तो यहां पर हमारे सामने इस नन बट ने क्या अर्थ बनाया? ओनली। तो हकीकत में कौन है हमारे सामने? सब्जेक्ट। ये लिखा सब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट के अनुसार परसू नहीं, परसूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम इसे ठीक करेंगे। ठीक है जी, करेक्ट है बच्चे? फाइन। नन बट का मीनिंग आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। करेक्ट है जी। तो आप यहाँ क्या कहेंगे? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। सवाल को अगर हम ध्यान से समझेंगे, लोधी कॉलोनी सब्जेक्ट बनकर बैठा है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये इज किस वजह से आया? आप अच्छे से समझ गए हैं। वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। अब अगर आपसे मैं पूछूं ये क्राउडेड एंड नॉइजी क्या है? सिटी है या फिर क्या कहा यहां पर अदर प्लेसेस से है? आप कहेंगे सर क्राउडेड भीड़ भाड़ भरी और नॉइजी। हम बात तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत में कॉलोनी की कर रहे हैं और कॉलोनी का कंपैरिजन कर रहे हैं अदर प्लेसेस से। अदर प्लेसेस का मतलब जो दूसरी कॉलोनीज है। तो जब इसके साथ हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो इज रही यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इन द सिटी। और आगे क्या कहेंगे? दैट आर। ठीक है जी, क्या कहेंगे बच्चों? दैट आर। करेक्ट है। तो ये बेहतरीन सवाल था, फंसाने वाला सवाल था। बच्चों ने यहाँ सिटी को रिलेट करने की गड़बड़ कर दी होगी, तो इस चीज से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है बच्चों। ठीक है, इस चीज से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नोट द टीचर्स but the principal, along with the school administrators and the parent teacher association, have been working tirelessly. आगे क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? To address the concerns of the students, parents and staff. अच्छा सवाल है ये, एक अच्छा सवाल है आपके लिए, सच में खूबसूरत परेशानी करेगा ये सवाल। देखिए बच्चों, अब अगर इस सवाल को हम थोड़ा सा ध्यान से खूबसूरत तरीके से देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो नोट अकेला है ना, ये जो नोट अकेला है, जब भी किसी लिखे हुए सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के साथ जब ये नोट जुड़ जाता है तो समझ लो ये सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। अगर हम इसके साथ आगे लिखकर बट और कुछ और लिखते हैं तो हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट ये बन जाता है। यानी कि इसके साथ नोट लगाने का मतलब ये तो है ही नहीं, तो जो है वो आगे है, इसी के अनुसार आने वाली हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो भाई कौन नहीं है? आप कहेंगे सर जी टीचर्स नहीं है। टीचर्स नहीं तो ये सब्जेक्ट की कैटेगरी से बाहर हुआ। सर तो फिर बचा कौन है? बट द प्रिंसिपल, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कितनी खूबसूरत परेशानी यहाँ पर हमारे सामने रखी है, बहुत प्यारी परेशानी रखी है बाबू। यहाँ इस बट के बाद लिखा जो प्रिंसिपल है ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। अब प्रेपोजिशन के बाद ये लिखा हुआ हमारे सामने पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड के साथ जुड़ा ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, एसोसिएशन के साथ ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिंसिपल हमारे सामने क्या है भाई? सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से ही हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? हैज। करेक्ट है ना? अगर मैं आपके सामने एक सवाल देता हूं, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? बेटा आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा फटाफट से, ठीक है ना जी? चलिए फटाफट से आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा।
क्वेश्चन 27 हमारे सामने क्या कहता है, आइए बच्चों बड़े प्यार से इस चीज को समझने का काम करते हैं। द न्यू पॉलिसी विच अफेक्ट्स मोर देन वन डिपार्टमेंट। ये तो सभी बच्चों ने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये अफेक्ट इन्फ्लुएंस वर्ब होता है, इस इफेक्ट को हम परिणाम कहते हैं, नाउन होता है। द न्यू पॉलिसी विच अफेक्ट्स मोर देन वन डिपार्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू पॉलिसी अपनी जगह सही है। विच अफेक्ट्स, सर बिल्कुल सही जा रहा है, वर्ब है सिंगुलर के अकॉर्डिंग, मोर देन वन डिपार्टमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। आगे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड without proper consultation with the staff members and is expected to impact productivity significantly। अब अगर भाई इस लिखे हुए सवाल में मोर देन की कहानी को हम समझें तो मेरे बच्चे मोर देन को लेकर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। मोर देन के बाद मोर देन के बाद जो भी हमें लिखा हुआ सब्जेक्ट नजर आए उसी के अनुसार हम लोग आने वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है जी। और अगर मोर के साथ यहां पर हमारे सामने प्लूरल लिखा हुआ नजर आए तो बेटा देन के बाद तो सिंगुलर हमें नाउन या प्रोनाउन लिखना ही है, तो इस प्लूरल के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब हम लेकर आएंगे। इसी को लेकर दो सवाल जो आप लोगों को कमेंट्स में आंसर देने हैं। अगर आप इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी में मुझे बता देंगे तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों को द इंग्लिश एक्यूमेन बुक में दी हुई है। एनहेंस्ड प्रैक्टिस के लिए आप उस बुक के 250-300 हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हुए हैं, उनका आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बेटा इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटे इस सवाल में तो हमारे सामने सब्जेक्ट क्या हो गया है, द न्यू पॉलिसी, इसी के लिए हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, हटाओ विद द स्टाफ मेंबर्स, ये भी अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट, एंड कंजंक्शन से इज का सब्जेक्ट वही है द न्यू पॉलिसी, तो आगे इसमें भी कोई एरर नहीं है। अच्छा सवाल था, इसमें बच्चों कोई एरर नहीं है। आइए बच्चों क्वेश्चन 28 पर काम करते हैं। 30 miles इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज बट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इट कैन टेक आवर्स टू ट्रेवल। It can take hours to travel this relatively short distance which normally takes less than an hour by highway। ठीक है जी। अब सवाल पर अगर हम ध्यान से देखने का काम करेंगे तो सवाल हमारे सामने क्या कहना चाहता है। 30 miles इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो सिटीज हैं बेटा, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये है हमारे सामने ए, ये है हमारे सामने बी। अब इसके डिस्टेंस को यहां से यहां तक जब हम ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना जी, तो इसने कहा है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 माइल्स। 30 माइल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, दोनों शहरों के बीच, बट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, काफी हैवी ट्रैफिक होने की वजह से इट कैन टेक आवर्स टू ट्रेवल। ठीक है ना जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ इट यूज हुआ है किसके लिए, 30 माइल्स के लिए, क्योंकि 30 माइल्स ही क्या है, एक डिस्टेंस है। इट कैन टेक आवर्स टू ट्रेवल, कई घंटे इसमें लग सकते हैं। दिस रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो छोटा समय है, नॉर्मली विच नॉर्मली टेक्स, यानी कि इसी डिस्टेंस के लिए हमने फिर से क्या कहा है, नॉर्मली टेक्स लेस देन एन आवर, आधा घंटे से मतलब 1 घंटे से भी कम समय लगता है। तो बेटा अगर हम किसी भी डिस्टेंस को, अगर हम किसी भी डिस्टेंस को यानी कि अवध से पहले, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर नाउन के दौरान ये चीज पढ़ी है, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम, अगर इन्हें इकट्ठे मिलाकर बताया जाता है, यूनाइटेड सेंस में अगर इन्हें बताया जाता है, तो इनके लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का जिक्र करते हैं। और अगर इनको हम लोग डिवाइडेड सेंस में बताने का काम करते हैं तो ये लेकर चलते हैं हमेशा प्लूरल वर्ब। तो यहाँ 30 मील का जो डिस्टेंस है वो सब जगह सिंगुलर ट्रीट किया है, तो इसमें अपनी जगह इज सही है, कोई भी एरर वाक्य में नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 29 हमें कहता है 2/3 ऑफ द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन डिवेस्टेटेड। अब इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्रैक्शन लिखना सिखाया था,
न्यूमरेटर एक से ज़्यादा हो जाए तो डिनोमिनेटर प्लूरल ही रहता है। ऐसे फ्रैक्शनल प्रोनाउंस की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर लिखा हुआ हमें नाउन है उसके अनुसार अग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर अपनी जगह हैज़ बीन बिल्कुल कायदे से सही है, इसमें कोई छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। 2/3 of the city's infrastructure has been devastated, आगे लिखा है devastated means destructed by the recent floods, leaving thousands, क्या लिखा है, leaving thousands होमलेस। ठीक है, यहाँ पर ये तो इस लिखे हुए वाक्य का एजेंट हो गया, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और लिविंग फ्लड्स के लिए है, ठीक है ना, फ्लड्स लिविंग थाउजेंड्स होमलेस, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, एंड डिस्टर्बिंग एसेंशियल सर्विसेज, और जो एसेंशियल सर्विसेज है वो भी डिस्टर्ब हो गई हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा इस लिखे हुए वाक्य में भी कोई भी एरर नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब इसी से जुड़े एक दो सवाल मैं और आपको देता हूं, जरा इनको बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। 1/10 ऑफ द बॉयज, ठीक है जी, यहां पर आप लोगों को इज या आर को फिल करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं बेटा, इन तीनों के आंसर जरा कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 30 कहता है मोर देन 7 डिपार्टमेंट्स विद इन द कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम विच एम्स टू, अब ध्यान से समझिएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रिलेट किया जा रहा है जिसके अनुसार एम्स आगे ठीक लिखा है, ठीक है ना जी, और यही ट्रेनिंग प्रोग्राम डूअर है किसका, इस लिखे हुए इन्फिनेटिव का, तो ये भी अपने आप में एक्टिव में सही है। एम्प्लॉय स्किल्स एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी, कोई इशू यहाँ पर नहीं है। अब मेरे बच्चों मैं आपको थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि मोर देन के साथ लिखा हुआ जैसा सब्जेक्ट वैसे ही उसकी वर्ब अग्रीमेंट करेगी, और मोर की वजह से यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है जी। आने वाले लिखे हुए किसी भी अन्य नाउन के लिए, किसी भी अन्य नाउन के लिए बातचीत नहीं, इसी के अनुसार हम हमेशा प्लूरल वर्ब का जिक्र करते हैं। तो मोर देन के साथ हमारे सामने क्या लिखा है, बस इसी बात पर हमें फोकस करना है बेटा। मोर देन के साथ 7 डिपार्टमेंट्स लिखा हमारे सामने, यही एक प्यारा खूबसूरत सा सब्जेक्ट है। मोर देन कोई सब्जेक्ट नहीं है भाई, विद इन प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा। सर डिपार्टमेंट्स प्लूरल होने की वजह से हमने हैव को उठा लिया, तो यहीं पर एक छोटी सी गलती थी जिसको हम लोगों ने उड़ा दिया, ठीक है बच्चों, करेक्ट है, फाइन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 31, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द थनकर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैव रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। अब सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सवाल के लिए हमें सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, सब्जेक्ट कहाँ शैतानी कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों हम अगर सब्जेक्ट की तलाश करेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट ये मिल ही गया है ना बेटा। अब यहाँ ऑफ के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे सामने, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट ही हैं। तो डिस्क्लोजर अपने आप में क्या हो गया है, सिंगुलर, और इसी की वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज, ठीक है जी। बाकी यहाँ हैज के साथ लिखी हुई थर्ड फॉर्म ये इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो ये एक अच्छा सवाल था, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हमारी मदद ज़्यादा कर रहा है, और वो है कि प्रेपोजिशन के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, करेक्ट है बच्चों, फाइन। आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एक अगले सवाल की ओर। चलो इससे पहले एक सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या करेक्शन होगी, क्यों होगी, और उसको आप एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।
अब कोशिश रहेगी बीच में क्वेश्चंस के साथ एक दो क्वेश्चन आपको भी दूं, ताकि आप लोगों को अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जांच करने में जरूर मदद मिले। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 हमें कहता है, 32 हमें कहता है, दीज डेज, ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है जी, द परसेंटेज ऑफ, ठीक है जी, जो परसेंटेज ऑफ हमारे सामने लिखा है क्या, द इंडस्ट्रियस एंड सेडुलस स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, यहाँ ना एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी। अगर हम किसी भी नंबर के साथ लिखने की कोशिश करते हैं, किसको, परसेंट, आगे हम लिखते हैं ऑफ, तो आप समझिएगा इसके बाद लिखे हुए नाउन पर डिपेंड करता है आप इसके लिए वर्ब कैसे यूज करोगे। इन दोनों का तालमेल आपको बिठाना होगा, ठीक है ना जी, हाँ है ना। जैसे अगर उदाहरण के साथ साथ लेके चलेंगे बात को, है ना बेटा। जैसे मैंने आपके सामने कहा 5% ऑफ 200 स्टूडेंट्स हैव कम। तो बेटा इस लिखे हुए सवाल को अगर गणित की तरह हम हल करते हैं तो 5% ऑफ का मतलब गुणा हो गया, और 200 की गुणा हम अगर काट छाट करते हैं तो ये काट छाट करके हमारे पास कुल मिलाकर रिजल्ट क्या बताता है, स्टूडेंट्स, है ना। प्लूरल होने की वजह से ही प्लूरल हमने चुना। तो यहाँ से कायदा क्या समझ आया, अगर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हम लोगों को वर्ब चाहिएगी, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब चाहिएगी, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल वर्ब हमें चाहिएगी। सीधा कॉन्सेप्ट है, हाँ ना। अब हमारे सामने अगर इसी लिखे हुए सवाल में, मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, अगर इसी लिखे हुए सवाल में हमारे सामने से ये जो न्यूमेरल लिखा है, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन हो पा रही है, ये गणित हमारे सामने हल हो रहा है, अगर मान लीजिए ये संख्या हटा दी जाए, है ना, और अगर आपके सामने कह दिया जाए द परसेंटेज ऑफ 200 स्टूडेंट्स इज आर ग्रोविंग, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको तो अब हम हल कर ही नहीं पाएंगे। पर का मतलब ये हुआ, सेंट का मतलब 100 होता है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, गुणा करके मैं इसको हल करके इसका रिजल्ट निकाल ही नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसका तो डेटा इनसफिशिएंट है, और मेरे बच्चों अगर डेटा इनसफिशिएंट है तो इसी वजह से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। तो जिसका हल नहीं, जिसकी संख्या नहीं, जिसका वजूद नहीं, वो अपने आप में सिंगुलर ही रहता है, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से यहां पर सवाल बहुत आसान हो गया हमारे सामने, ठीक है ना जी। द परसेंटेज, यहां हमारे पास संख्या है ही नहीं, अरे हाँ है ना, जब संख्या हमारे पास है ही नहीं तो ये अपने आप में क्या होगा, आप कहेंगे सर द परसेंटेज की वजह से कैलकुलेट होगा नहीं, तो ये सिंगुलर इज अपनी जगह बिल्कुल सही है। अरे हाँ है ना, ए स्मॉल एंड इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, डिक्रीज क्या हो रही है, आप क्या कहेंगे सर, स्टूडेंट डिक्रीज नहीं हो रही, उनकी प्रतिशतता, परसेंटेज कम होती जा रही है, तो ये भी अपने आप में सही है। इसीलिए इस वाक्य में कोई भी एरर नहीं है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को पढ़ाया जाता है बेटा सिलेक्शन बैच में, ठीक है। और ये क्लासेस मेंस के बच्चों के लिए हैं, चाहे जो बच्चा CHSL मेंस की तैयारी कर रहा हो, CPO मेंस की तैयारी कर रहा हो, चाहे CGL मेंस की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि मेंस के लेवल के बच्चे को प्रैक्टिस चाहिए, और वो भी ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग हो, समझ रहे हैं। डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग का मतलब किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए ना उसको एक ऐसी स्किल चाहिए कि अच्छा इस चीज को ही ध्यान से हमें समझ कर चलना है, ऐसी लॉजिक पेपर में आएगी तो तुरंत लगा देंगे, ठीक है, हाँ है ना। ठीक है बेटा, बाकी चीजें बहुत गहराई से तो सिलेक्शन बैच में आप मेरे साथ पढ़ते ही रहते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पर प्यार करते हैं। Each man and each woman are coming to join us to protest against the unreasonable price hike of petrol in Delhi। देखिए बच्चों, इसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा समझाता हूं। अगर हमारे सामने नो के साथ सिंगुलर नाउन एंड फिर से नो के साथ अगर हमारे सामने सिंगुलर नाउन लिखा मिलता है, तो मेरे दोस्तों अर्थ के आधार पर इस नो का कोई अर्थ नहीं बचता, यानी कि ये जो नाउन लिखा है इसका अर्थ खत्म। अब इस एंड कंजंक्शन का अर्थ भी खत्म। क्यों, जब इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है तो हमारे लिए सब्जेक्ट की जगह बेचारा यही काम चलाएगा, और इसी के अनुसार हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसी के अनुसार मेरे बच्चों हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन का आगे प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर जी अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस में नो के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, और सर जी यहाँ नो के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम क्या करेंगे बाबू,
फंडा ऊपर वाला ही लागू होना है, इसका कोई अर्थ नहीं, एंड का कोई अर्थ नहीं। यही है जो सब्जेक्ट है जिसके अनुसार हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और इसी के अनुसार हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये तो हो गई हमारे सामने बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं आपके सामने इसी से जुड़ा एक सवाल देता हूँ, होमवर्क में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना जी। नो ओल्ड मैन एंड नो चाइल्ड is are allowed to wait here। ठीक है भाई, जरा आंसर इसका मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं, एक नई बातचीत को लेकर चलते हैं। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में ईच एंड एवरी हमें देखने को मिलता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स पढ़ाई जाती हैं बेटा सिलेक्शन बैच में। जो बच्चा पहली बार इन चीज़ों को देख रहा है तो उनको हो सकता है चीज़ें पकड़ में नहीं आए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी डेप्थ अच्छे से तैयार करनी है तो दोस्तों 5 या 6 महीने आपको देने होंगे, और वो 5 से 6 महीने आपको बड़ी शिद्दत से पढ़ना होगा। हर चीज़ को गहराई से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। ये वो प्रैक्टिस है जो मेंस के बच्चे जिसने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर ईच के साथ हम सिंगुलर नाउन, एवरी के साथ अगर सिंगुलर नाउन लेकर चलते हैं, तो ये वो डिटर्मिनर्स है जो बात एक की ही करते हैं। संख्या बहुत सारी अंडरस्टूड है लेकिन बात एक ही करते हैं, इसीलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो साहब, तो इसी के अनुसार हम आने वाले सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ बेटा, ईच मैन, तो बाबू यहाँ ईच के साथ सिंगुलर नाउन सही जा रहा है। आगे लिखा क्या, ईच वुमेन सिंगुलर सही जा रहा है। आर को हटाकर नजदीक बैठा सिंगुलर है, तो इसी के अनुसार इज हमने टिका दिया। आगे अगर कहीं पर हमारे सामने इनको लेकर प्रोनाउन लिखा होता तो हम उसका डिसीजन भी लेते। तो ये हुआ हमारे सामने क्वेश्चन 33, ठीक है जी। ये हुआ हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33। आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑफ ऑल द ग्रामर पॉइंट्स, जितने भी ग्रामर पॉइंट्स हैं, आई हैव स्टडीड इन माई 7 years ऑफ लर्निंग इंग्लिश, 7 वर्ष का जो मैंने पढ़ने का समय दिया, उसमें जो भी ग्रामर पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं, द मोस्ट रिसेंट यूनिट कंफ्यूज मी द मोस्ट फॉर अ वेराइटी। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, सर सभी में से कंपैरिजन किया गया है, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन किया गया है, सभी पॉइंट्स में से आई के अकॉर्डिंग हैव स्टडीड, प्रेजेंट परफेक्ट सही अग्री कर रहा है। इन माई 7 years ऑफ लर्निंग, कौन से 7 वर्ष मेरे जीवन के अंग्रेजी सीखने के, ठीक है जी, है ना। अब क्या सबसे ज्यादा हमें कंफ्यूज करता है, रिसेंट यूनिट। यही रिसेंट यूनिट इस लिखी हुई कंफ्यूज के लिए सब्जेक्ट बन रही है, तो आप यहां पर कहेंगे कंफ्यूजेज मी। क्या कहेंगे, कंफ्यूजेज मी। यहां पर 34 के लिए आप क्या कहेंगे, कंफ्यूजेज मी। यही मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, ये वो यूनिट है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजेज मी, ठीक है बेटा। तो ये बहुत प्यारा सवाल है, यहां पर हमें एरर मार्क करना पड़ गया। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 कहता है, द डिक्लाइन इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द वंस एस्टीम्ड रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर are a direct consequence of the refusal of the members of the family to look for jobs in the independent India। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं, क्या कहता है, ठीक है। द डिक्लाइन, सर ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट तैनात हो गया है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी, हाँ है ना। आगे हम देखने का काम करते हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, डिक्लाइन की वजह से आर नहीं, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही चाहिएगा। तो बाकी के क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एडवेंट ऑफ द प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स टू क्रिएट वेब पेजेस आर द कॉज फॉर द एडवांसेस इन वेब टेक्नोलॉजी। आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो एडवेंट, एडवेंट का मतलब आगमन होता है, यही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, आगे ये एक इन्फिनेटिव है और ये इस इन्फिनेटिव का हमारे सामने ऑब्जेक्ट है। तो बेटा इस एडवेंट के लिहाज से यहाँ आर नहीं, हमें क्या लेना होगा, इज। और हम इसको इज के साथ ही क्यों बताएंगे, क्योंकि एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है, अंडर द इमेंस स्टार्ड रूफ पीपल वॉज वॉकिंग
मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको क्लास की शुरुआत में भी मैं कई बार बता चुका हूँ। आप लोगों को कुछ खासे शब्द जो नाउन परिवार से जुड़े हैं, मैंने कहा पीपल, मैंने कहा पुलिस, मैंने कहा आप लोगों को पीजेंट्री, किसान वर्ग जिसे हम कहते हैं, मैंने आपको कहा पोल्ट्री। ठीक है जी। ये सभी 4 पी हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही हम साथ निभाते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये तो हो गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमारे सामने ये क्या हो गया, सब कुछ ऑब्जेक्ट हो गया। पीपल हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल होने की वजह से सर वॉज को हटाकर हमने वर लगा दिया। वॉकिंग फास्ट लाइक थ्रेड्स ऑफ कलर बीइंग वोवन इनटू अ ग्रेव है। बाकी की सारी कहानी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह ये सेटिस्फैक्टरी है। बस आप इन चीज़ों का थोड़ा अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी है, पेपर में कई बार आपको परेशान करने के लिए आ जाते हैं। आइए दोस्तों, अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन 38। The audience were becoming restive as they waited for the performance to begin। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको शुरुआती ही बातों में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता था, बताई भी होगी। कलेक्टिव नाउन जो है ना, बड़ा शैतान है। क्यों? कलेक्टिव नाउन का जो बिहेवियर है ना, वो नोशनल है। नोशनल शब्द मैं लिख देता हूं आपके लिए। नोशनल का नोशन शब्द से बना है, और नोशन का मतलब होता है विचार। सिर्फ इसके विचार के अनुसार हम इसे सिंगुलर या प्लूरल कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। सिर्फ विचार के अनुसार इसे हम सिंगुलर या प्लूरल कैटेगरी में लेकर जाते हैं। कैसे होगा, बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन, बड़े प्यार से समझिएगा, मान लीजिए ये एक ग्रुप है और ये इस ग्रुप के सारे सदस्य हैं। ठीक है जी। अब इन सभी के सभी सदस्यों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई हम अपनी इस पूरे के पूरे ग्रुप के लिए एक बड़ी सी बस लेंगे। ठीक है ना जी, एक बड़ी सी बस लेंगे। तो इन सभी ने इकट्ठे मिलाकर हाँ कह दिया और भाई साहब बस लेंगे। ठीक है जी। ये क्या हो गया, आप कहेंगे सर ये होगी इनकी यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस होने की वजह से ये क्या हो गए हमारे पास, चुपचाप सिंगुलर हो गए। इसीलिए इनके साथ हम लोग लेकर चलेंगे क्या चीज भाई, सिंगुलर वर्ब लेकर चलेंगे। ठीक है जी, ये हमारे सामने हो गई बड़े आराम से। ठीक है ना जी। अब दूसरी बात अगर हम ध्यान से समझेंगे तो सर यही लोग अब अगर टुकड़ों में बढ़ जाएं, डिवाइडेड सेंस, तो आप कहेंगे सर ये तो प्लूरल वर्ब परिवार से हो गए। टुकड़ों में अगर बट गए तो क्या सेंस हमारे सामने आती है, सेंस हमारे सामने आती है। मान लीजिए इसमें कुछ लोगों ने कहा नहीं सर हमें तो कार की जरूरत है, कुछ लोगों ने कहा सर हम तो ई रिक्शा वाले हैं। ठीक है भाई। भाई कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर हम लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से ही आने की कोशिश करेंगे, जो हमारे अपने अपने प्राइवेट व्हीकल हैं हम उनसे। तो ये बट गया टुकड़ों में। टुकड़ों में बटने की वजह से क्या हो गया, डिवाइडेड सेंस हमारे सामने हो गया। अब डिवाइडेड सेंस के अनुसार हमें इसको कंसीडर करना होगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम सवाल की ओर देखते हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में जब हमने ऑडियंस को ध्यान से देखा और वो क्या बन गई, रेस्टिव बन गई। यानी कि रेस्टिव होने का मतलब हमारे सामने क्या होगा, रेस्टिव होने का मतलब क्या होता है, अब वो बिल्कुल बेहोश होना शुरू हो गई। तो बेटा ये तो कलेक्टिव सेंस की बात कही गई है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नीदर ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट, क्या लिखा है, क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे दोस्तों जरा इस बात को ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। ईच की हमने बात करी, हमने आइदर की बात करी, हमने नाइदर की बात करी। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं वन के बारे में, तो इन सभी के साथ जब हम ऑफ लगाते हैं तो पहली बात तो ये कि इनके साथ आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है वो हम प्लूरल रखते हैं। पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने के नाते हम लोगों की जो हेल्पिंग वर्ब है ना भाई, हम लोगों की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लेकर चलते हैं सिंगुलर वर्ब परिवार से। अब सिंगुलर क्यों, क्योंकि ये बेचारे सारे के सारे नन्हे मुन्ने शिकारी सिंगुलर हैं। अब दोस्तों, अब अगर ये सिंगुलर हमारे सामने वैलिड हो गए हैं तो हमें क्या समझ में आया, नीदर के बाद ये तो हमारे सामने सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल हो गया। नीदर की वजह से हम लोग सपोर्ट को हटाकर क्या कर देंगे सर, आप कहेंगे नीदर की वजह से हम दोनों के लिए सपोर्ट को हटाकर, क्योंकि यहाँ पास्ट के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम इसी को हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से कह देंगे सपोर्ट्स। खत्म होगी बात। तो छोटी छोटी ये बातें आप लोगों को सिलेक्शन बैच में अच्छे से डिटेल में बताई जाती हैं।
आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेनेवर पॉसिबल, जब भी कभी पॉसिबल होता है, वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी दैट कम वंस वे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ वन वॉन्ट्स टू अचीव सक्सेस, लिखा है इन लाइफ। देखिए बच्चों, जब हमारे सामने वेन की बात कही जाए, तो जब दो क्लॉजेस को वेन के साथ बताने की कोशिश करता है, तो ये बताने का काम करता है एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में। क्या बता रहा है? एक स्पेसिफिक टाइम को पॉइंट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें व्हेन आई केम ही वॉज स्लीपिंग, तो मेरा आना एक निश्चित समय पर हुआ जब वह, मैंने देखा, सो रहा था। अगर बाबू इसके साथ हम एवर को सफिक्स कर देते हैं, तो ये अपने आप में बन जाता है इंडेफिनेट परिवार का सदस्य है। और इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या? ये अपने आप में इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट का मतलब हमें समझ में आया जब भी कभी। तो इंडेफिनेट की ये बात हमेशा हमें लेकर जाती है फ्रीक्वेंसी की ओर, ठीक है ना। मैं अगर आपको ये कहता हूं टेक दिस क्रेडिट कार्ड वेन एवर यू गो टू मार्केट, है ना। तो जब कभी भी आपका जाना हो, फ्रीक्वेंसी की बात है, आप हमेशा इसको साथ लेकर जाना, ठीक है। तो ये दोनों का एक छोटा सा फर्क है। अब वेन एवर पॉसिबल, जब कभी भी ये पॉसिबल हो, ठीक है जी, जब कभी भी ये पॉसिबल हो, वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना जी, वन शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी दैट कम वंस। तो सर यहाँ अपॉर्चुनिटी के लिए हम सिंगुलर की बात करेंगे, तब सिंगुलर की बात करेंगे, दैट क्या लिखा है? कम नहीं, दैट कम्स। तो यही हमारे सामने एक सटीक आंसर होगा, दैट कम्स वंस वे। अब यहाँ वन क्यों हुआ? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे पास वन है। आगे इफ के साथ यहाँ वन लिखा हुआ है, क्योंकि वन सब्जेक्ट को ही आगे ये लिखी हुई कंडीशन जस्टिफाई करती है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। हाउ इज इट दैट नीदर योर फ्रेंड महेश नोर हिज ब्रदर रमेश हैव, लिखा है हमारे सामने क्या? प्रोटेस्टेड। देखिए बच्चों, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत प्यारा सवाल है। हाउ के साथ यहाँ इट सब्जेक्ट है, जिसके लिए इज हमने लिखा है, आगे लिखा है दैट नीदर योर फ्रेंड। एक तो ये हुआ हमारे सामने, नीदर के साथ नोर अपना सही काम कर रहा है। अब मेरे बच्चों एक छोटे से नियम पर आपको गौर फरमाना है। पेयर कंजंक्शन जो काम करते हैं, ईदर या आइदर दोनों तरह इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, आइदर और नाइदर नोर, ठीक है जी। हमारे सामने सब्जेक्ट के लिए अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें देखने को मिलता है, या फिर दो अलग अलग सब्जेक्ट हमें और से देखने को मिलते हैं, तो जो भी हमारे पास इनके पास यहाँ इस एरिया में, यानी कि सेकंड जो पेयर के साथ सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो इस बात को याद रखिएगा, यही है वो सब्जेक्ट जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ अग्रीमेंट बनाता है। भले ही ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है, लेकिन इन सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं। जो सब्जेक्ट टू है, जो नजदीक बैठा है, वही आने वाली हेल्पिंग वर्ब का सगा रिश्तेदार है। तो नोर हिज ब्रदर अपने आप में रमेश, यही है सिंगुलर, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या लगाना होगा बच्चों? हमें यहाँ लगाना होगा हैज, ठीक है बेटा। आइए अगले सवाल की ओर लिए चलते हैं आपको। देर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द, क्या लिखा है भाई? लास्ट मंथ। अब मेरे बच्चों वही कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में हमने बताया, वही प्यार भरी कहानी अब हम लोगों को फिर से समझ कर चलनी होगी, ठीक है ना जी। एक्सीडेंट्स की यहाँ पर बात कही गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहली बात तो आप लोग ये चीज अच्छे से याद रख लीजिएगा कि देयर एक ऐसी एडवर्ब है जिसके बाद चाहे हेल्पिंग वर्ब चाहे मेन वर्ब हम लाते हैं, तो उसका देयर से कोई लेना देना नहीं है। आने वाला जो हमारा वास्तविक सब्जेक्ट है वो इसके बाद लिखा होता है। ये अपने आप में एक इन्वर्जन का रूल फॉलो करता है, ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब आपके सामने यहां लिखा है अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, तो यही सब्जेक्ट होने की वजह से हमारे हिसाब से हमारे लिए क्या काम कराएगा? प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से ही आप क्या करेंगे? हैव बीन, ठीक है जी, करेक्ट हो गया। तो ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा मेरे बच्चों, फाइन। आइए चलते हैं अगले सवाल की बात करते हैं, ठीक है जी। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी, बिल्कुल वही सवाल फिर से आप सभी के सामने आया है भाई। देयर हमारे सामने इन्वर्जन के तहत काम कर रहे, सब्जेक्ट नहीं है, तो सर आ नंबर की वजह से हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? पीपल। थोड़ी देर पहले पीपल के बारे में बताया था, प्लूरल, इसीलिए आर अपनी जगह सही है। ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हो गया प्रेपोजिशन के बाद इसका अपना एक
एडजेक्टिव, ठीक है ना, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हु किसके लिए यूज हुआ है, आप कहेंगे सर जी पीपल के लिए हुआ है। पीपल प्लूरल है तो डाउट्स क्यों यूज होगा, हम यहाँ पर सिर्फ डाउट यूज करेंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हमें क्या लेकर चलना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्यारा सा शब्द डाउट, इसके अलावा किसी और चीज को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सर हमें सीडीएस के क्वेश्चंस क्यों कराए जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस पूरी क्लास में आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे हैं, क्वेश्चंस 3 लेवल पर रखे हैं, ठीक है ना। एक लेवल है जो हमारा प्री का है, जिसे हम लोग इजी कह देंगे, आप इसे बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। एक लेवल है जो सीजीएल मेंस के ही क्वेश्चंस हम लोगों ने उठाए हैं, वो क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, ध्यान दोगे तो समझ आएंगे, जल्दबाजी में आपसे गलती होगी ही होगी, ठीक है ना। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो रेफरेंस के लिए हम लोगों ने अदर एग्जाम से उठाए हैं, और जब रेफरेंस के लिए अदर एग्जाम से हम उनको उठाकर लेकर आपके लिए लेकर आएंगे, तो डेफिनेट सी बात है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, खुद से भी तैयारी की है, उनको थोड़ा सा चैलेंज करने के लिए, तो ये सवाल हम ऐसी कैटेगरी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। गॉट इट। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, while every care have been taken in preparing the result, the company reserves the right to correct any इन क्या लिखा है, inadvertent errors। आगे लिखा है हमारे सामने at later stage। सर यहाँ कंपनी सिंगुलर, रिजर्व्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को जस्टिफाई करता है। सर आपको शुरुआती क्वेश्चंस में ही ये बताया था कि ईच के साथ, आइदर के साथ, मैं अगर आपके सामने कहूँ नाइदर के साथ, मैं अगर कहूँ एवरी के साथ, मैं अगर आपको कहूँ मैनी अ के साथ, मैं अगर बात कहूँ वन के साथ, ये सब डेटर्मिनर परिवार के प्यारे प्यारे खूबसूरत सदस्य हैं। इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन को ही लेकर चलते हैं, और इन्हीं के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का अग्रीमेंट तैयार करते हैं। एवरी केयर सिंगुलर होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं। तो मेरे बच्चों, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको लगा होगा, लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं ट्रिक्स लिखता हूँ, इनको एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मेरे मन में आ रही है, और बात ये आ रही है कि जो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको इस मेहनत में कहीं थोड़ी सी भी कमी महसूस होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं शायद आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर कर सकता हूं, तो दोस्तों उसके लिए आपका दिल से स्वागत है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, मैं, मेरी टीम खुद उसको देखेंगे, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में लिखने का मन नहीं है, अगर आप अभी भी सोशल मीडिया पे एंगेज हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा दूर रहा नहीं जा सकता, तो अगर आपको ठीक लगे, मेरी तरफ से कंपलसरी नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तीसरी चीज मुझे ये बतानी है दोस्तों, ये सारी क्लासेस तो आप लोगों को इस चैनल पे मिल ही रही हैं, लेकिन आपके लिए कुछ एडिशनल क्लासेस जो मिल रही हैं, वो एडिशनल क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद गोपाल वर्मा पर आपको लगभग हर सप्ताह 2 या 3 रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगी, और 2 या 3 लाइव क्लास में मिलेगी। तो भाई, अगर आप अपना उस चीज़ से लेवल अप करना चाहते हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास वहाँ पर ली है अपने यूट्यूब चैनल पर, 6 घंटे की वो क्लास है, टॉप 50 रूल्स ऑफ ग्रामर, और उन्हीं के रूल और उन्हीं के पीवाईक्यू और उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कराई है। एक बार उससे 1.5 की स्पीड पर फटाफट से देख जाइएगा, बहुत फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की बहुत सारी और सारी क्लासेस आपके लिए दी गई हैं, ठीक है। तो आप उनका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हो सकता है कुछ और भी सुधार हम आपके लिए कर सकते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए ग्रामर के सारे एरियाज़ को कवर करते जाएंगे, हर एक टॉपिक की 2-2 क्लासेस मैं आपको दूंगा, और हर एक क्लास के अंदर आपके लेवल को उठाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। द केयर एज वेल एज द लव ऑफ अ फादर वर मिसिंग इन हर लाइफ। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है,
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि देखने से बड़े शैतान हैं लेकिन ये होते प्रेपोजिशन हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ लाइक, मैं अगर आपको कहूँ एज वेल एज, मैं अगर आपको बात कहूँ एंड नॉट, थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। मैं अगर आपको कहूँ अनलाइक, मैं अगर आपको कहूँ इंक्लूडिंग, देखने से नहीं लगते हैं ये लेकिन शैतान हैं, ठीक है ना। ये बड़े शैतान बच्चे हैं, ठीक है ना। इनका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार मेरे बच्चों ये जो शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये प्रेपोजिशन होते हैं। और जब प्रेपोजिशन हो गए तो आप ये अच्छे से समझ गए हैं कि जो भी शब्द इनके बाद लिखा जाएगा वो कुछ और नहीं, बस एक ऑब्जेक्टिव केस ही तो होगा। और दोस्त ऑब्जेक्टिव केस होने का मतलब हमारे पास जो असलियत में सब्जेक्ट है वो कहाँ बैठा है? आप कहोगे सर जो सबसे आगे आया है वही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट लेकर आएंगे हम। ठीक है। देखो आपने लिस्ट तो इनकी बहुत बड़ी पढ़ी है, पर मेरे लिए प्लीज आप वायदा कीजिएगा इन शब्दों को नहीं भूलेंगे, लाइक, एज वेल एज, एंड नॉट, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो बच्चों आपको भी ये समझ में आ ही गया है, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ के बाद फिर से ये ऑब्जेक्ट, तो सर केयर सिंगुलर होने की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लेकर जाएंगे? वॉस। ठीक है। मेरे लिए इस लिस्ट को जरूर याद कर लीजिएगा, ये पेपर में फंसा देती है। जैसे खासकर ये है एंड नोट, देखते ही नहीं समझ में आता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 46 क्या कहता है? इट इज इन द टेम्परेचर, सॉरी इट इज इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड इज मोस्ट क्लियरली मैनिफेस्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। एनडीए के सवाल है बेटा ये। इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो ये बेचारा शांति से इज के साथ खुश है, ये शांति से इज के साथ अपनी जगह खुश है। आगे लिखा ये हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दैट हमारे सामने आ गई कंजंक्शन, यहां से हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया भाई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार तो आप कहेंगे सर इज नहीं आर हमें लगा देना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात को समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों कहानी आगे लेके चलते हैं। नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर। देखिए ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है ना। मैंने आपकी इस पीडीएफ में बड़ा ध्यान रखा है इस प्यारी खूबसूरत बातचीत का। आप लोगों को बड़े प्यार से ये चीज समझाई जाती है कि डिड के साथ हम हमेशा फर्स्ट होमो वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं इस बात को थोड़ा और आगे आप लोगों के लिए लेकर चलूंगा तो आप ये वाली बात भी तो याद रख पाएंगे अच्छे से कि सर डू या डज के साथ भी हम लोग क्या लेकर चलते हैं? फर्स्ट होमो वर्ब लेकर चलते हैं। देखो ये तो खैर एक सामान्य बात है जो आसानी से हम याद कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा मैं अगर आपके सामने कहता हूँ एक छोटी सी बात, मैं अगर आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल लिखता हूँ, बड़े प्यार से देखने की कोशिश कीजिएगा। मोहन डज नॉट नो द रूल्स। तो आप इसकी हिंदी जब निकालते हैं तो आप कहते हैं मोहन को रूल्स नहीं पता है। थोड़ा सा अगर ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, मोहन हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अरे बोलो हाँ। अगर इस डज को आप ध्यान से देखोगे तो ये डू की प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म है। अरे हाँ ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या इसका अपने आप में सच में कोई अर्थ है? आपको भी सर जी इसका तो कोई भी अर्थ नहीं है। एग्जैक्टली इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक एम्प्टी वर्ब है, ये अपने आप में एक एम्प्टी वर्ब है। इसी को आप लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे डिलेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में क्या है? एम्प्टी वर्ब है। हकीकत में वर्ब हमारी कौन सी है? तो इस डज के साथ ईएस भले ही हमने जोड़ दिया तो ये इसके साथ एम्प्टी वर्ब का मीनिंग कौन पूरा कर रहा है? नो। तो इसी अगर नो को हम ध्यान से देखेंगे तो इस डज की वजह से ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। खैर इतनी गहराई हम लोग अपने सिलेक्शन बैच में ही डिस्कस करते हुए ठीक लगते हैं। यहाँ आपको ये सीधा नियम याद रख लेना ही काफी है। नो सूनर इन्वर्जन हुआ बाबू, डिड के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट होम। इतना ही समझना आपके लिए काफी हुआ है। इन्वर्जन हुआ, डिड के साथ पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट होम लेकर आती है। थोड़ा गहराई पे जाते तो हम इन चीजों को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल हमारे सामने पेश है मेरे प्यारे भाइयों। देयर हैव बीन अ टोर्नेडो वॉच, ठीक है, इशूड फॉर टेक्सास कंट्री अंटिल 11 o'clock टुनाइट।
अब ध्यान से समझेंगे, देयर तो सब्जेक्ट नहीं है, आप जानते हैं। हैव बीन अ टोर्नेडो वॉच, सर यहां से हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारे सामने जब सिंगुलर की बात कर रहा है तो हैव को हटाकर हम क्या लिखेंगे, हैज, ठीक है ना जी। वॉच का मतलब यहाँ अलर्ट है, वॉच का मतलब यहाँ वॉच नहीं अलर्ट है, चेतावनी रखना, टोर्नेडो आ सकता है। और टोर्नेडो की अगर हम बात करते हैं तो टोर्नेडो समुद्री तूफान को कहा जाता है या तटीय इलाकों के तूफान को कहा जाता है। तो बेटा यहाँ हमारे पास बेहतरीन आंसर क्या हो गया, हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा चांदी का जो है स्टॉक है, चांदी बहुत ज्यादा हमारे भारत में है। कोई दिक्कत नहीं, देर के साथ ये जो इज लिखा है वो किसकी वजह से है, आप कहेंगे प्रोडक्शन। ये हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन इंडिया हो गया द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। बाबू अगर ध्यान से देखेंगे ये कोमा के बाद हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होने की वजह से हम क्या कहता है, एस्टिमेट्स, ठीक है जी। और क्योंकि ये जनरल इंफॉर्मेशन है तो जनरल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या दामन थान में रखता है, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहाँ एस्टीमेट की जगह एस्टीमेट्स, यही हमारे लिए एक प्यारी सी गलती है। आइए दोस्तों आज की इस महफिल के आखिरी सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। कॉलरेज एज वेल एज वर्ड्सवर्थ वर, ये तो वही बेहतरीन सवाल हो गया मेरे बच्चों के लिए। एज वेल एज कुछ और नहीं, एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है। वर्ड्सवर्थ लिखा हमारे सामने ऑब्जेक्टिव केस, तो साहब हमारा सब्जेक्ट कॉलेज सिंगुलर हुआ तो हम लोगों ने इसी के लिए वॉज आपके सामने टिका दिया। आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे सामने कोई परेशानी नहीं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दैट कंजंक्शन, नया सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे सामने ये तैयार हुआ ऑफ प्रेपोजिशन, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, ये अपनी जगह सही जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ए वाले पार्ट में ही हम इसकी गलती को ठीक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट। इसके बाद हम अगला एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हमारा इम्प्रूवमेंट पर भी, फिलिप्स पर भी ध्यान जाएगा और जिसमें हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा गहरा रखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आपके लिए बड़े सच्चे मन से मेहनत करी जा रही है और आपके लिए राकेश यादव सर जी जान लड़ा रहे हैं, आपके लिए अरुण कुमार सर जी जान लड़ा रहे हैं और हमारे यश रावत सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो आप सभी के लिए मेहनत छोटी सी ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं। बस आज एक वायदा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके जाना कि सर इस मेंस की तैयारी के लिए हम कहीं नहीं भटकेंगे, इधर उधर की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना। जो कंटेंट आप अपने इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंटेंट आप हमें यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा जो प्री लेवल पर आप लोगों ने पढ़ा है उस पर आप मेहनत लगातार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में जहाँ हम लेवल को और आगे एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।